Salvador Magallanes. नमस्कार। उम्मीद है आप लोग खुशहाल हो। आज आजकल कई दिनों से ईरान का ही मामला गर्म है और आज तो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया जब अमेरिका ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और अमेरिका का कहना है कि उसने उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। हालांकि इसकी पुष्टि और स्रोतों से नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल अमेरिका कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको मानना पड़ेगा। आज दरअसल जो अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि सबसे पहले तो उसके प्यादे ने हमला शुरू किया, नेतन्याहू ने। और नेतन्याहू ने कमतर करके आंक लिया ईरान को। ईरान एक ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, वैश्विक मामलों में अपने काम से काम रखता है और बहुत ज़्यादा भी उसका इसलिए भी वो व्यापार जगत में बहुत वो नहीं है कि जो उसका तेल का जो विशाल भंडार है उसका 80% का खरीदार अकेले चीन है, इसलिए भी उसको वैश्विक मामलों में बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। विशाल देश है, अपने में मस्त रहता है और बहुत बिलावजा के कामों में उछल कूद नहीं करता। इसीलिए आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उस पर ईरान का बहुत नाम नहीं आता। और इसकी वजह से उसके अलग थलग पड़े रहने की प्रवृत्ति से और कम बोलने की प्रवृत्ति से नेतन्याहू ने सोचा कि ईरान जो है हल्का चारा है जिसको निगल लेंगे। नेतन्याहू जो है काफ़ी कुछ अपने मोदी जी जैसे ही है, जो एक टारगेट चुन करके और उसको परेशान करके फिर अपनी गद्दी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे अपने मोदी जी हिंदुस्तान में पाकिस्तान को लेकर करते। और कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चुनाव जीत भी जाते हैं। उसी प्रवृत्ति के अपने नेतन्याहू भी हैं। जो उन्होंने सोचा कि अब चुनाव अगले अगले मतलब जीता ज़िंदगी इज़राइल पर शासन करने के लिए वो ईरान को अगर पराजित कर देंगे तो ये काम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने किसी बहाने अगर आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ने के बहुत से बहाने थे। भाई दाल में नमक क्यों ज़्यादा है तो हम लड़ेंगे, वो उसी तरीके से उन्होंने ईरान पर हमला बोला। लेकिन बाजी पलट गई, ईरान ने उनको पूरी तरीके से पराजित करना शुरू किया। तो जब वो काफ़ी कुछ परास्त हो गए और प्यादे को पिटते देख करके फिर वजीर से नहीं रहा गया और अमेरिका खुद लड़ाई में कूद पड़ा और उसने ये कहा कि हमने ईरान के ठिकानों को, जो परमाणु ठिकाने उनको नष्ट कर दिया। अब आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, उस वहाँ के किस्सा सुन के फिर आगे की बात करेंगे तो चीज़ों को समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। असल में ईरान के साथ अमेरिका की तनातनी उसी समय से शुरू हो गई थी, बल्कि थोड़ा और पहले से भी शुरू हो गई थी, जब ईरान इराक को एक साथ अमेरिका निपटाना चाहता था। और उसी सिलसिले में अमेरिका की इराक से लड़ाई हुई, जो आप लोगों को याद होगा सद्दाम हुसैन के ज़माने में। सद्दाम हुसैन पे आक्रमण लड़ाई के लिए आरोप लगाया गया कि उन्होंने तमाम रासायनिक हथियार इकट्ठे कर रखे, ये वो तमाम बातें, जो बाद में कहीं कुछ नहीं था। इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी चेक किया तो कहीं कुछ नहीं मिला। बहरहाल उस आरोपों की आड़ में अमेरिका ने इराक को लगभग तबाह कर दिया। कई वजहों से ईरान उस समय बच गया, और लेकिन यह कि अमेरिका के निशाने पर तो रहा ही वो। अच्छा, ईरान के साथ क्या है कि वो जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, क्या नाम है, जो खाड़ी का, उसमें तेल बहुत ज़्यादा है और तेल पर अमेरिका अपना एकाधिकार चाहता है, जिसमें से जो आपके सऊदी अरबिया वगैरह है उनके साथ तो उसके अमेरिका ने अपने संबंध बना लिए हैं कि वहाँ उनकी तेल की बिक्री से जो भी पैसा मिलता है वो सब अमेरिका में और क्या नाम वहीं पर जा करके इन्वेस्ट कर हो जाता है। लेकिन ईरान एक ऐसा देश था जो अमेरिका के झांसे में नहीं आया था, तो उसके तेल भंडारों पर कब्जा करने के लिए और तमाम चीज़ों के लिए एक अमेरिका जो था चाहता था कि किसी न किसी बहाने से हम ईरान पर आक्रमण करें। पहले ये काम उसने नेतन्याहू को सौंपा। जब नेतन्याहू नहीं कर पाए तो अमेरिका खुद लड़ाई में कूद पड़ा। लेकिन अभी भी ईरान भी इतनी मतलब नरम चारा नहीं कि उसको अमेरिका निकल ले। ये भी बात है, नंबर एक। और नंबर दो, एक और बात है जो अभी तक सामने नहीं आई है, जल्दी ही वो भी सामने आ जाएगी, कि चूँकि ईरान जो है चीन को जितना तेल चाहिए होता है उसका 80% अकेले ईरान देता है। इसलिए भी ये मान के चलिए कि अभी इस लड़ाई में अभी तक नहीं आया तो चीन भी सामने आएगा, और जब चीन सामने आएगा तो परिदृश्य एकदम से बदल जाएगा। इस बात को भी आप लोग दिमाग में रख लीजिए। अब आइए आगे की बात करें। तो ये कुल मिलाकर के सिचुएशन है कि ईरान के साथ लड़ाई की वजह जो है वो तेल है। और तेल के अलावा जो दूसरी वजह है, बड़ी वजह, वो ये है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान को किसी तरीके से अगर हरा दें या वो कर दें तो उनकी भी जो है उनका भी शासन जो है उनके जीवन पर्यंत चलेगा। ऐसा ये है, पूरा ही है। अब बात जो ये पूरे प्रदेश में जाहिर सी बात है अपने विश्वगुरु की ना हो ये संभव नहीं है, क्योंकि विश्वगुरु है तो हर जगह उनकी बात चलनी ही चाहिए। विश्वगुरु फिर दुविधा में फंस गए हैं। दुविधा में ये फंस गए हैं कि अगर वो
नेतन्याहू के साथ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर उनको इस बात, उनको तो पता ही है कि नेतन्याहू ईरान के साथ चाइना खड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है ईरान के साथ अगर चाइना है तो वो नेतन्याहू के विरोध में है। ऐसे में अगर वो नेतन्याहू की वकालत करते हैं तो उसके परिणाम बुरे हो सकते हैं, और चीन से अपने मोदी साहब कितना घबराते हैं ये दुनिया देख रही है। नंबर 2 एक और है कि अब नेतन्याहू का अगर साथ देते हैं तो एक तो ये बात है, और अगर उनके क्या नाम है, एक उनको ये भी दिक्कत, उनके साथ एक मतलब ये भी पसोपेश में है कि नेतन्याहू से उनके इतने मतलब पेगासस वगैरह से लेकर के जो कुछ भी गैर कानूनी काम करने होते हैं जो इजराइल उनके लिए कर देता था, अगर इजराइल अपने क्या नाम है विश्वगुरु से खफा हो गया तो ये सब काम करने में विश्वगुरु को दिक्कत आएगी, जो उनके जीवन पर्यंत प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में आड़े आ सकता है। ये एक उनकी एक तो दुविधा ये है। इस वजह से वो नेतन्याहू का समर्थन करें या उनके विरोध में जाएं, इसके बेहतर उन्हें चुप्पी साथ देना बेहतर समझा, जो उनका बहुत पुराना हथियार है। जब वो कहीं कुछ नहीं कर पाते या पसोपेश में होते हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं। ये मिला की बात है। और ईरान के साथ मामला ये है कि ईरान के साथ ईरान के खिलाफ अमेरिका है, खुल के अमेरिका ईरान के साथ आ गया है। और इतना ही नहीं, आज तो उसने एडवाइजरी भी जारी कर दी है भारतवर्ष के खिलाफ कि वहाँ के अमेरिका के नागरिक भारत में जाएँ, वो एक असुरक्षित देश है, खासतौर से महिलाएँ। ऐसे में ईरान के खिलाफ जाना मतलब सीधे सीधे ट्रंप के खिलाफ जाना होगा, और ट्रंप से और आपके मोदी साहब से जो उस समय जो उनके रिलेशंस है जितना वो आप जान ही रहे हैं। तो ऐसे में ईरान के मामले में भी उन्होंने वही पुराना राग अख्तियार कर लिया कि ईरान के मामले में भी चुप्पी साध ली उन्होंने। कुल मिला के ये बात ये है। तो इसलिए अब ये मान के चलिए कि ईरान के मामले में इस पूरी लड़ाई में जो है वो अपने मोदी साहब कुछ नहीं बोलेंगे, ये बिल्कुल, क्योंकि वो ईरान के पक्ष या विपक्ष में जाएंगे वो भी उनके हित में नहीं है, और इजराइल के पक्ष विपक्ष में जाएंगे वो भी उनके हित में नहीं। ये मैंने आपको अभी बताया। उसके अलावा एक चीज़ और है जिस पे लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन एक चर्चा होगी उसके बारे में भी, कि आरएसएस और भाजपा जहाँ से अपने मोदी जी आते हैं, आरएसएस और भाजपा का कुल जो मतलब मकसद है वो ये केवल हिंदुस्तान पे शासन करना है, और ये जानते हैं कि उनका वैश्विक परिदृश्य से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बीच में मोदी जी को चस्का सवार था, पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए दुनिया भर घूम रहे थे। वो केवल घूम रहे थे, जैसे मैंने पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूँ, घूम रहे थे, ठहाका लगा के हंस रहे थे, थपौड़ी पीट रहे थे। और यहाँ के लोगों को ये पूरा घूमना फिरना केवल यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए था कि वो विश्व लीडर है। वो भी जानते थे कि कहीं कुछ नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी बदकिस्मती, सब कुछ तय ही हो गया था कि तब तक भंडा फूट गया, भारत पाकिस्तान में लड़ाई हो गई। और चूंकि वही वाला तरीका बार बार आजमा रहे थे मोदी जी, इसलिए भारत पाकिस्तान की लड़ाई में भी इस बार भंडा फूट गया, उसके चलते पूरा परिदृश्य ही बदल गया। तो कुल मिला के ये हुआ। अब उसमें हुआ ये कि भाजपा और आरएसएस दोनों का कुल मकसद जो है वो हिंदुस्तान पर काबिज रह करके अपने हितों को पूरा करना है, और हिंदुस्तान के संसाधनों से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के उद्देश्यों को पूरा करना है और अपने स्वार्थ को पूरा करना है। उनका वैश्विक राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इनके जो पूर्वज थे पेशवा, उनका भी यही था। वो उस समय की जो वैश्विक राजनीति जिसमें इंग्लैंड था, फ्रांस था, पुर्तगाल था, और भी तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ थे, उससे उनकी कोई लड़ाई नहीं थी। उनकी लड़ाई जो थी कुल मिलाकर के अंग्रेज़ों से थी, क्योंकि अंग्रेज़ हिंदुस्तान के अंदर आ गए थे, और ज़ाहिर-सी बात है उनसे लड़ना उनकी मजबूरी थी। बाकी जो उस समय का आप इतिहास उठा कर देखिए, जो उनके पेशवा के जो तत्कालीन वो थे, आपके क्या नाम है, टीपू सुल्तान थे, और आपके और भी तमाम राजा महाराजा थे, उनके संबंध जो थे उस समय की उस समय के विश्व की दूसरी शक्तियों से भी थे। लेकिन एक पेशवा की लड़ाई कुल मिला के अंग्रेज़ों से हुई, क्योंकि अंग्रेज़ हिंदुस्तान के अंदर आ गए थे। तो उसी तरीके से ये पेशवा के वंशज हैं लोग, भाजपा और आरएसएस लोग, इनका वैश्विक राजनीति से कोई लेना देना नहीं। इनका कुल मकसद केवल हिंदुस्तान पर काबिज रह करके अपने उद्देश्यों को, स्वार्थों को पूरा करना है। इसलिए भी मोदी जी, आप ये मान के चलिए कि इजराइल और ईरान के मामले में चुप ही रहें, कुछ बोलेंगे नहीं, इतना कन्फर्म जानिए। हाँ, ये बात बिल्कुल बुरी है, इसकी निंदा, कठोर निंदा की जानी चाहिए, मैं भी करता हूँ। हालांकि मेरी निंदा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मानवीयता का तकाजा है कि जो ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, चाहे वो इजराइल करे चाहे वो अमेरिका करे, और वो चूँकि हमले मानवीय क्या नाम है ठिकानों पर हो रहे हैं, उसमें तमाम लोग मर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है, इससे बचा जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल अमेरिका जिस तरीके का देश है, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ, दूसरों को समझाने के लिए गाल बजाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अब चूँकि जैसा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, आज की तारीख में समर्थ तो है ही, समर्थ है तो चाहे जो करे। लेकिन बहरहाल, लेकिन एक बात ये भी कह के मैं बात को ख़त्म करूँगा कि अमेरिका की हरकत वहाँ के लोगों को भी बुरी लग रही है। अमेरिका में ट्रंप के इस तरीके के लड़ाई भिड़ाई से लोग नाराज़ हो गए और सड़कों पर उतर आए हैं। ऐसा ही परिदृश्य तब भी था जब इराक़ पर अमेरिका ने हमला किया था, हालांकि उस समय राष्ट्रपति बुश थे।
अमेरिका में भी ट्रंप की इस हरकत के लोग खिलाफ हैं। देखिए उससे शायद कुछ प्रदेश पर असर पड़े। बहरहाल इस समय जो कुछ ईरान में हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Look at that, Peter. Look at that UFO. Look at that airplane. Look at Bubba in the air. Look in the sky. Whoa! Look at Bubba. Look in the sky. Look at it. Wow, look at that. Look at it. Woo! Oh my God, that is awesome. Wow. Wow, that's crazy looking. Dude, that is like a UFO, right? Wow. USA. That is